नमस्कार और स्वागत है आपका ट्रैवल बियॉन्ड पास्ट में, जहां हम इतिहास के गहरे रहस्यों, छिपे हुए तथ्यों और वर्तमान की गंभीर सच्चाइयों से आपको रूबरू कराते हैं। आज का विषय न केवल विश्व राजनीति के लिए अहम है, बल्कि इसके पीछे की कहानी कई दशकों की दुश्मनी, धर्म, रणनीति और रहस्य से भरी हुई है। क्या आप जानते हैं कि इजराइल और ईरान की दुश्मनी केवल 2025 की जंग तक सीमित नहीं है? ये संघर्ष इतिहास के उन पन्नों में दर्ज है जहां राजनीति, धर्म और सत्ता की भूख ने दुनिया को कई बार युद्ध की ओर धकेला है। तो चलिए, आज हम जानते हैं इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी 2025 की इस भयानक जंग का इतिहास, वर्तमान और वो अदृश्य शक्तियां जो इस पूरे क्षेत्र को एक बार फिर दुनिया के सबसे खतरनाक मोड़ पर ले आई हैं। नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उस पर जो भी जानकारी, जो लेख, रिपोर्ट्स मिले हैं उन्हें जरा खंगालेंगे। हाल में कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे इजराइल का वो कथित ऑपरेशन राइजिंग लायन, हाँ, और फिर ईरान का जवाबी हमला ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ये शायद सीरिया में हुए हमले का बदला था जी। और उसके बाद अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की भी खबरें आईं। तो इस सब ने इलाके को फिर से दुनिया की नजरों में ला दिया है। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं इस पर। तो आज हमारा मकसद है कि इनसे जरूरी बातें निकालें। मतलब इस झगड़े की जड़ें कहाँ हैं, आज ये किस मोड़ पर खड़ा है, भारत पर इसका क्या असर पड़ रहा है, और क्या शांति का कोई रास्ता है भी या नहीं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस उलझे हुए मामले को, इसकी परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। शुरुआत इतिहास से करते हैं। एक बहुत बड़ा मोड़ था 1979 की ईरानी क्रांति। हाँ, वो तो था ही। उससे पहले, मतलब शाह के जमाने में ईरान और इजराइल के रिश्ते ठीक ठाक थे, सहयोगी जैसे थे। जी। लेकिन क्रांति के बाद ईरान एक इस्लामी गणराज्य बन गया और फिर इजराइल का खुला विरोधी। बिल्कुल। और असल में यहीं से वो विचारधारा और धर्म के नाम पर जो दुश्मनी है वो गहरी होती चली गई। दशकों का अविश्वास है ये। हाँ, और ये दुश्मनी सीधे लड़ाई में कम दिखती है, ज्यादातर प्रॉक्सी के जरिए, मतलब दूसरे गुटों के जरिए लड़ी जाती है। सही का। स्रोत यही बताते हैं कि ईरान जो है वो लेबनान में हिजबुल्ला, फिलिस्तीन में हमास हाँ और यमन में हूती विद्रोहियों जैसे समूहों को समर्थन देता है। हाँ। और इजराइल इन्हें अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानता है। और दूसरी तरफ इजराइल पर भी तो आरोप लगते हैं। जी हाँ, लगते हैं कि वो ईरान के विरोधी गुटों का साथ देता है, जैसे पीपल्स मुजाहिदीन ऑफ ईरान यानी MEK। अच्छा, वो सरकार विरोधी संगठन। हाँ, और कुछ कुर्द समूहों का भी नाम आता है। तो लड़ाई के मैदान असल में लेबनान, गाजा, सीरिया, यमन बने हुए हैं। ये प्रॉक्सी वॉर है। हाल के सालों में तो ये तनाव बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गया लगता है। बिल्कुल। सीरिया में ईरानी ठिकानों पर लगातार हमले, वो खबरें आती रहती हैं। हाँ, इजरायली हमले। फिर ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं। हाँ, जैसे वो मोहसिन फखरीजादे थे, जी। उनकी हत्या। और फिर बड़े ईरानी कमांडर जैसे कासिम सुलेमानी। और अभी हाल ही में सैयद रज़ी मूसवी भी। इन हत्याओं ने तो जैसे आग में घी का काम किया। सही बात है। माहौल बहुत बिगड़ा इनसे। और इसमें वो साइबर हमले भी जुड़ गए हैं अब। हाँ, वो एक नया मोर्चा है। ईरान के शाहिद रजाई बंदरगाह पर हमला हुआ था और उधर इजराइल के जल सप्लाई सिस्टम पर भी कोशिश हुई थी, जो नाकाम रही शायद। जी। और समुद्री जहाज़ों पर हमले भी। तो ये लड़ाई अब कई मोर्चों पर फैल गई है। जमीन पर, साइबर स्पेस में, समंदर में। हाँ। और इन सब के बीच वो ईरान का परमाणु कार्यक्रम, वो तो एक लगातार चिंता का विषय बना ही हुआ है। बिल्कुल। इजराइल तो उसे अपने वजूद के लिए खतरा मानता है। हाँ, यही वो कहता है। और इसी वजह से नतांज, फोर्डो जैसे ईरान के जो अहम परमाणु ठिकाने हैं, जहां यूरेनियम संवर्धन का काम होता है। जी हैं, बिल्कुल, उन पे हमले हुए हैं, कभी ड्रोन से, कभी साइबर अटैक के जरिए। और हाल में जो अमेरिकी हमलों की खबरें थी, उनमें भी इन्हीं ठिकानों का जिक्र था। हाँ, रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि निशाना शायद वही अहम परमाणु स्थल थे। तो ये एक बहुत ही संवेदनशील पहलू है इस पूरे संघर्ष का। अच्छा, अब जरा भारत पर इसके असर की बात करें। ये भी काफी अहम है। बिल्कुल। स्रोत साफ इशारा कर रहे हैं कि चाबहार बंदरगाह जैसी परियोजनाएं जो भारत के लिए बहुत जरूरी हैं कनेक्टिविटी के लिए, हाँ, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए, उन पर असर पड़ सकता है। हाँ। और वो जो बड़ा प्रोजेक्ट है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC, जी, वो प्रस्तावित व्यापार मार्ग, उस पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और लाल सागर में जहाजों की आवाजाही में जो दिक्कतें आ रही हैं, उससे तो व्यापार महंगा हो गई। हाँ, लागत बढ़ेगी। देखिए, कूटनीतिक तौर पर भी भारत के लिए स्थिति काफी पेचीदा है, मुश्किल है, क्योंकि हमारे रिश्ते तो दोनों से ही हैं, ईरान से भी, इजराइल से भी,
पुराने और रणनीतिक। बिल्कुल। और इस बढ़ते तनाव के बीच वो संतुलन साधना, वो अब मुश्किल होता जा रहा है। कुछ विश्लेषण तो ये भी कह रहे हैं कि भारत की जो परंपरागत तटस्थ नीति रही है, हाँ न्यूट्रलिटी वाली, हाँ वो शायद अब इजराइल की तरफ थोड़ी झुकती हुई दिख रही है। ये भारत की विदेश नीति के लिए एक नई चुनौती है। जी जी, एक अहम अवलोकन है कई विश्लेषणों में। तो सवाल ये है कि आगे क्या? मतलब कोई रास्ता है इस तनाव को कम करने का? स्रोतों में कुछ सुझाव मिलते हैं क्या? हाँ, कुछ सुझाव तो दिए गए हैं। एक तो ये कि फिलिस्तीन इजराइल मसले पर फिर से ध्यान दिया जाए। वो 2 स्टेट सॉल्यूशन, द्विराज्य समाधान। हाँ, द्विराज्य समाधान, उसे इलाके में स्थायी शांति के लिए जरूरी माना जाता रहा है। उस पर फिर से जोर देने की बात है। और ये भी कि ईरान और इजराइल के बीच सीधी बातचीत हो, शायद किसी मध्यस्थ की मदद से, जैसे यूरोपीय संघ हो या संयुक्त राष्ट्र। सीधी बातचीत, ये तो अभी बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल तो है, पर सुझाव यही है। साथ ही परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो JCPOA समझौता था, पुराना ईरान न्यूक्लियर डील, जी, वैसा कोई समझौता जिसमें अंतर्राष्ट्रीय निगरानी हो, उस पर लौटने की बात भी है। और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने पर भी जोर है, जैसे अरब लीग या GCC के मंचों पर। ये सब मिलकर शायद कोई रास्ता बना सकें। तो ये तो साफ है कि ईरान इजराइल का ये जो संघर्ष है, ये बहुत ही उलझा हुआ पेचीदा मामला है। जी हाँ। इसकी जड़ें इतिहास में है, विचारधारा में है, और भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स में तो हैं ही। और इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक नहीं है, पूरी दुनिया की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था सब पर पड़ रहा है। जैसा हमने भारत के संदर्भ में देखा, ऊर्जा सुरक्षा से लेकर व्यापार मार्गों तक पर खतरा है। बिल्कुल। बातचीत और कूटनीति, डिप्लोमेसी, यही सही रास्ते लगते हैं। लेकिन माहौल ऐसा है, अभी सीधी सैन्य टक्कर हो रही है, एक दूसरे पे भरोसा बिल्कुल नहीं है, तो ये रास्ता अभी तो बहुत मुश्किल नजर आता है। हाँ, ये बात तो है। तो आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं जी, कि इस क्षेत्र में जिस तरह से अब सीधी सैन्य कार्रवाइयां बढ़ रही हैं, बाहरी ताकतें जैसे अमेरिका सीधा दखल दे रही हैं, और भारत जैसे देशों के लिए अपनी कूटनीति साधना, वो बैलेंस बनाना मुश्किल होता जा रहा है। ये सब आने वाले वक्त में दुनिया की व्यवस्था, वो जो ग्लोबल ऑर्डर है, और शक्ति संतुलन मतलब पावर बैलेंस, उसके बारे में क्या इशारा कर रहा है? ये सोचने वाली बात। दोस्तों, इजराइल और ईरान की यह लड़ाई सिर्फ युद्ध नहीं, यह एक विचारधारा की टक्कर है। यह दिखाता है कि इतिहास कभी खत्म नहीं होता, वह नए रूप में वापस आता है। आपका क्या मानना है? क्या यह युद्ध किसी बड़े प्लान का हिस्सा है? क्या इसमें केवल 2 देश शामिल हैं या कोई और शक्तियां पर्दे के पीछे हैं? इस सोच के साथ हम आपको छोड़ते हैं एक सवाल के साथ, क्या इतिहास को समझकर हम वर्तमान को बचा सकते हैं? अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो, तो हमारे चैनल ट्रैवल बियॉन्ड पास्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम इतिहास के किसी और रहस्य में उतरें, तो आप सबसे पहले जानें। धन्यवाद।